कहाँ तक कर रहा था अपन ने सीसीडी कंप्लीट नहीं किया ना अभी। सीसीडी 1B हो गया, सीसीडी 2 करना है अपन को। ये तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया था। सीसीडी 1 में किसका डिडक्शन मिलता है? हाँ, पेंशन फंड ऑफ LIC या फिर है ना अदर, नहीं सॉरी पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम है ना, उसमें सीसीडी 1 में कितना कंट्रीब्यूशन मतलब कितना डिडक्शन मिलता है? अगर आप, हाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हो, सैलरीड पर्सन हो, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और अगर आप अदर एससी हो तो और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लेस। ठीक है, और 1B में 50,000 का एडिशनल मिलता है। ठीक है, चाहे आपने 1 लिया हो चाहे ना लिया हो, मतलब 1 लेने से पहले आप 1B ले सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसी के अंदर 80 CCD 2 हाँ नहीं है वेटिंग रूम में। 80 CCD 2 में लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS for the benefit of employee. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अब समझना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या दे रहा है? कंट्रीब्यूशन दे रहा है NPS के अंदर। ठीक है, तो पहले ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड होगा। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए ये क्या है? फायदा है, तो उसके लिए सैलरी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड। और बाद में 80 CCD 2 के अंदर इसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन एम्प्लॉय को। समझ में आया? ठीक है, कि पहले मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए पे किया, तो पहले वो मेरी इनकम का पार्ट बन गया, मेरे इनकम में जोड़ दिया, और बाद में क्या ले लिया? उसका डिडक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन is first taxable under the head, is first taxable under the head salary, under the head salary in the hands of employee, in the hands of employee, and then he gets deduction under section, and then he gets deduction under section 80 CCD 2। कितना डिडक्शन मिलता है? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ 10% है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो 14% है। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पर अपन स्टार बना के लिख देते हैं 14% where such contribution is made by central government or state government।
और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. ठीक है. अब देखो, जब अपन सैलरी हेड पढ़ेंगे ना, तब अपन को समझ में आएगा कि सैलरी में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं. जब सैलरी की इनकम आप निकालते हो ना, उसमें बेसिक सैलरी तो बहुत कम होती है लोगों की वैसे भी, ठीक है. उसमें बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, बहुत सारे परक्यूजिट्स जुड़ते हैं, ठीक है. और फिर टोटल सैलरी निकल कर आती है ना. तो सैलरी में तो ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, बट यहाँ पर जो मुझे सैलरी लेना है और ऊपर जो मुझे सैलरी लेना था, ठीक है, ये लेना था ना, ये यहाँ पे, इस सैलरी का मतलब क्या होगा, इसमें मैं क्या क्या लूंगी. तो यहाँ पे नोट डालो, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 CCD 1 and 2, salary is equals to basic salary plus DA in term. DA मतलब डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना. देखो दो, अभी अपन जब सैलरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन डीए पढ़ेंगे, ठीक है. कि डीए एक होता है कि जो जुड़ता नहीं है ना, और एक होता है जो जुड़ता है. तो ये जुड़ने वाला डीए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे इफ वाला डीए, ठीक है. कुछ कंडीशन है, वो सैलरी हेड में कवर कर लेंगे, ठीक है. चलो इतनी बातें क्लियर है. हाँ, चलो अभी लिखो सेक्शन, ये अपन पढ़ चुके हैं, सीसीई है ना, इसके बारे में तो जानते हो तुम लोग. सीसीई के बारे में क्या है ये. हाँ, पर किसको, सी 80 ट्रिपल सी 80 CCD 1, है ना. तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एग्रीगेट एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C प्लस 80 ट्रिपल सी प्लस 80 CCD 1 is restricted to maximum ₹1,50,000. ठीक है. चलो अपन करते हैं 80D. ठीक है, मॉड्यूल में खोलना है, मॉड्यूल में खोल लो 80D. 80D के पहले 80CCH भी होगा मॉड्यूल में, है ना. वो करेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है, छोटा सा ही है वो, पर पहले 80D कर लेते हैं अपन.
देखो 80D में ना मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह का क्या मिलता है, डिडक्शन। मतलब आप इन चीजों के लिए जो खर्च कर रहे हो उसका आपको क्या मिलता है, डिडक्शन। ठीक है, और आप किसके किसके लिए खर्च करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। आप सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए खर्च करते हो तो मिलता है। ठीक है, आप पेरेंट्स के लिए खर्च करते हो उनके लिए अलग मिलता है। ठीक है, और अगर आप HUF हो तो आप अपने मेंबर्स के लिए खर्च करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब जो डिडक्शन है ना उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, आप इंश्योरेंस के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, ठीक है, और एक हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ, ठीक है, उसमें आप जो कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, उसमें आप लेते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और एक आपका मेडिकल एक्सपेंस के लिए अलग मिलता है। मेडिकल एक्सपेंस मतलब अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लेके रखा हुआ था और आपने मेडिकल एक्सपेंस किया है तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलता है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा लिमिट है और बाकी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए कम लिमिट है। ठीक है ना। चलो इसकी हेडिंग डालो। सबसे पहले तो लिखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। इतने चीजों के लिए इस सेक्शन के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन। ठीक है ना। 80C के बाद जो कॉमनली यूज सेक्शन है वो यही है, 80D। ठीक है, चलो इसमें लिखो सबसे पहले एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, अब आप किसके लिए खर्चा करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, फॉर होम एक्सपेंस इनकर्ड। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल हो लिखो तो सेल्फ, इंडिविजुअल के बाद डैश करके लिखो सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। और अगर आप HUF हो, HUF डैश करके लिखो एनी मेंबर ऑफ HUF। ठीक है, अब जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे, ठीक है, CGHS में करवाओगे या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश अलाउड है बट बाकी सबके लिए कैश अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, अदर देन कैश मोड में। ठीक है ना। तो लिखो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट। any mode other than, any mode other than cash,
any mode other than cash, but payment of preventive health checkup can be made in cash. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप कितना डिडक्शन ले सकते हो? ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो अलग अलग लिमिट्स हैं, HUF के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है ना? एक बार इससे रीड कर लो, फिर एक चार्ट बना लेते हैं अपन। ठीक है, देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने फैमिली के लिए पे किया है। फैमिली मतलब कौन कौन? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स के लिए अलग से कवर कर लेंगे, है ना? यहाँ देखो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स का सेकंड पॉइंट बनाया हुआ है ना? डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। तो ये 3 पेमेंट्स इसमें कवर होंगी। कौन कौन सी? प्रीमियम पेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। फिर कंट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और such other health scheme as may be notified by central government. Contributory health scheme service scheme of the Department of Space has been notified by the central government. मतलब notified scheme of central government के अंदर आपने क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, या फिर आपने प्रीमियम लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 25,000 का मिल जाएगा, चाहे सेल्फ के लिए लिया हो, स्पाउस के लिए लिया हो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए देखो कितना है? फर्दर डिडक्शन अप टू, फर्दर लिखा है, ठीक है, 25,000 इज अलाउएबल टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स ऑफ द असेसी। ठीक है, अब देखो an increased deduction of 50,000 instead of 25,000 shall be allowed in case of a person mentioned above is a senior citizen, an individual resident in India of the age 60 years or more at any time during the relevant, मतलब resident senior citizen। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ATD provides that deduction to the extent of 5,000 shall be allowed in respect of payment made on account of preventive health checkup for self, spouse, dependent children or parents during the previous year. Okay. However, the said deduction of 5,000 is within the overall limit of 25,000 or 50,000 as specified in 1 and 2. ठीक है, मतलब 1 और 2 में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ऐड कर लो, सब मिलाकर 25,000 या 50,000 का क्या मिलेगा? डिडक्शन। समझ में आया? मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों को मिलाकर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल रहा है? 25,000, या सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। ठीक है, पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अकेला भी 5,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता है। समझ गए क्या? मोड ऑफ पेमेंट मैंने तुम लोग को बता दिया। हाँ, पेरेंट्स का अलग 25, फैमिली का 25 अलग है। हाँ, हो जाएगा ना, पेरेंट्स का अलग मिलेगा। ठीक है, देखो इसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन एज अ वेलफेयर मेजर टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन्स, person of the age 60 years or more and resident in India, मतलब resident senior citizen, ठीक है, who are unable to get health insurance coverage, deduction is up to 50,000 would be allowable in respect of any payment made on account of medical expenditure. In respect of such person, if no payment has been made to keep in force an insurance, insurance नहीं है
ऊपर वाला पॉइंट नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? सीनियर सिटीजन, ठीक है, समझ में आया। तो अगर वो सीनियर सिटीजन आप खुद हो, खुद के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो ले सकते हो 50,000 का। आप स्पाउस के लिए ले सकते हो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले सकते हो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। और वो एक मूवी आई थी ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर वाली, हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर उसका बेटा होता है, अमिताभ बच्चन का, है ना, दोनों सीनियर सिटीजन होते हैं उसमें। हाँ ना, 102 years का होता है ना वो, ठीक है। और क्या कितना डिफरेंस होगा? ज्यादा से ज्यादा 30 साल का डिफरेंस होगा बच्चे में, ठीक है। तो ले सकते हो आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी। और अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो पेरेंट्स के लिए अलग मिल जाएगा, ठीक है। देखो, पढ़ो इसको। would be allowed in respect of such payment made on account of medical expenditure in respect of person if no payment has been made to keep and force an insurance on the health of such person, ठीक है। HUF के केस में देख लो, HUF के केस में ऊपर कवर नहीं किया है, नहीं। Deduction under section 80D is allowable in respect of premium paid to ensure the health of any member of the family. Maximum deduction available to HUF would be 25,000. And in case of any member is a senior citizen, तो 50,000, ठीक है। Further, the amount paid on account of medical expenditure incurred on the health of any member of a person who is resident senior citizen would qualify for deduction subject to maximum of 50,000, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है कि अगर इंश्योरेंस नहीं है और आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उस मेडिकल एक्सपेंडिचर का 50,000 आप डिडक्शन ले सकते हो फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ठीक है। चलो, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट अपन बना लेते हैं। हेडिंग डालो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। हाँ बेटा, हाँ हाँ, जो 50,000 एक्सटेंडेड लिमिट है वो सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी सबके लिए तो है ना 25,000। चार्ट बनाओ, एक लिखो, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाओ, है ना। इंडिविजुअल के अंदर 2 कॉलम बनाते हैं अपन, एक सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन और एक पेरेंट्स के लिए, और एक HUF का कॉलम बनाते हैं, इतना बनेगा, ठीक है। बस इसके आगे कुछ नहीं। इंडिविजुअल, HUF। इंडिविजुअल के लिए सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और यहाँ पे अपन पेरेंट्स का। और HUF किसके लिए ले सकता है डिडक्शन? मेंबर्स के लिए, है ना। अब इसके 2 पार्ट्स करते हैं, एक तो इंश्योरेंस वाला और एक जब इंश्योरेंस नहीं है ना, तो सीनियर सिटीजन के लिए जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया उसका। ए और बी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ए लिखते हैं। ए में 3 चीजों का डिडक्शन दे सकते हैं अपन। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट
हेल्थ स्कीम, और तीसरा अपन वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का और डिटेल नहीं लिख रहे हैं, प्रिवेंटिव भी मैं इसी में जोड़ दे रही हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लाइन में ही लिखना मैक्सिमम 5000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 5। ठीक है, अब अगर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो आप मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का डिडक्शन ले सकते हो, अभी लिखती हो ना बेटा, अरे ठीक है, और प्रिवेंटिव का भी आप ले सकते हो। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर मैक्सिमम कितना ले सकते हो बेटा? 1 + 2 + 3 का मैक्सिमम आप ले सकते हो 25,000। आप एडिशनल ले सकते हो डिडक्शन व्हेन मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, टेकन फॉर सीनियर सिटीजन। मैक्स 25,000। ठीक है, 25,000 प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो 25 और, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो ये जो है 50,000 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 25,000। अगर पर्सन जो भी है वो क्या है, हाँ, तो वहां पे रेसिडेंट वर्ड भी ऐड कर लो, याद रहे तुम लोगों को। जो एडिशनल 25,000 अपन ने लिया है वो किसके लिए लिया है? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए लिया है। ठीक है, अब देखो पेरेंट्स के केस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 25,000 is allowable to effect or to keep in force an insurance on the health of the parents of the assessee। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का नहीं मिलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 मिल जाएगा। ठीक है, सबका मिलाकर मैक्सिमम यहाँ पर भी बेटा 25,000 है, बट एडिशनल मिल जाएगा अगर सीनियर सिटीजन के लिए पे किया तो, मतलब टोटल 50,000 मिल जाएगा। ठीक है, HUF के केस में हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का नहीं लिखा हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी नहीं लिखा हुआ है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 वाला पॉइंट देखो, उसमें सिर्फ लिखा है सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स, है ना।
तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा, मैक्स 25,000 मिलेगा, बट अगर सीनियर सिटीजन के लिए पे किया है तो 25 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 50 मिल जाएगा। ठीक है, डन। इसी में बनाओ बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखो मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, रेसिडेंट लिख लेना यहाँ पे। एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन रेसिडेंट, ठीक है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, health insurance premium not paid for such person, not paid for such person। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का कितना मिलता है, मैक्सिमम 50, तीनों केसेस में मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50 लिख लो। तीनों में लिख लो बेटा, मैक्स 50,000। ठीक है, अब इस पूरे सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन हम सब कुछ मिलाकर कितना ले सकते हैं, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 50 ले सकते हैं इन टोटल, पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम 50 ले सकते हैं इन टोटल, या HUF है तो मेंबर्स के लिए हम मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, मतलब 50 अपना और 50 पेरेंट्स का, ऐसे ले सकते हो आप। समझ गए क्या? ठीक है, मॉड्यूल में आओ। ठीक है, ये मैक्सिमम 50 वाला पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर आओ, फोर्थ वाले पॉइंट में, डिडक्शन वेयर प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज पेड इन लमसम। अब मैंने क्या किया, मैंने लमसम में बहुत सारे सालों के लिए इंश्योरेंस पे कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करके, पूरा तो मिलेगा नहीं मुझे एक साल में। ठीक है, तो देखो, appropriate fraction of lump sum premium allowable as deduction in case of where mediclaim premium is paid in lump sum for more than 1 year, individual, ठीक है, for his spouse, dependent children, parent या self, है ना, और HUF है तो for its members, then deduction allowable under this section for each of the relevant previous year would be equal to the appropriate fraction of such lump sum payment। ठीक है, समझ में आया है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से क्या कर देंगे, लम सम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर्स इन विच सच लम सम अमाउंट इज पेड एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग विच द इंश्योरेंस वुड बी इन फोर्स। मतलब इस साल पे करा, अगर इस साल से कितने सालों तक वो इंश्योरेंस लागू है, तो मैं 3 साल की एक साथ ले ली, तो 3 साल के लिए तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं, लिखो, नोट डाल के लिख लो इसको। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर है 80D4A।
लिखो, if medical insurance premium is paid in lump sum, is paid in lump sum for more than 1 year, for more than 1 year, is allowed, more than 1 year, then deduction is allowed है ना, फॉर्मूला लिख लो नीचे, लमसम प्रीमियम डिवाइड बाय previous years in which insurance is in force. Lump sum amount, lump sum premium divided by previous years for which insurance is in force. इसका एक क्वेश्चन है ना मॉड्यूल में, हेल्थ इंश्योरेंस का है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, Mr. A, aged 40 years, paid medical insurance premium of 20,000 during the previous year, 23-24, to ensure his health as well as the health of his spouse. He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to ensure the health of his father, aged 63 years, who is not dependent on him. Dependent parents word कहीं यूज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। He contributed 3,600 to central government health scheme during the year. He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup for himself and his spouse, and 4,000 by check on preventive health checkup of his father. Preventive health checkup for parents का deduction मिलता है, मिलता है, 5,000 लिखा था ना। Compute the deduction allowable under section 80D for 24-25 assessment year, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बाहर ही आना पड़ेगा उसको, क्योंकि एडीडी मिलता है क्या, नहीं मिलता है, ठीक है। चलो तुम लोग पहले कैलकुलेशन कर लो रफ में, और मुझे बताओ कितना कितना डिडक्शन तुम लोग के हिसाब से मिलना चाहिए उसको, फिर अपन देखते हैं। एक बार रफ में निकाल के देखो।
बताओ कितना मिलेगा मैक्सिमम? 75,000 आ रहा है। प्रेजेंटेशन अपन वैसे ही बना सकते हैं जैसे अपन ने अभी चार्ट में बनाई थी, है ना? सेल्फ स्पाउस के लिए और पेरेंट्स के लिए सबसे पहले क्या लिया? मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस कितना करवाया है उसने? 20,000 खुद के और वाइफ के लिए। और पेरेंट के लिए कितना करवाया? 47। ये 60 एंड मोर है ना? ठीक है। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में करवाया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किया है? कितना किया है? 36। पेरेंट्स के लिए नहीं है ये, है ना? पे प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव कितना करवाया खुद के लिए? 3,000। और पेरेंट्स के लिए कितना करवाया? नहीं, अभी अपन करेंगे ना, मैक्सिमम कर देंगे उसको। ठीक है, बताओ। 4,000। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 26,600। पर मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ लिख देती हूँ मैं। मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 25। और यहाँ कितना हुआ? 51। पर यहाँ कितना अलाउड है? 50। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 75। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लो। देखो, Mr. Y, aged 40 years, paid medical insurance premium of 22,000 during the previous year 23-24 to ensure his health as well as the health of his spouse and dependent children. He also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to ensure the health of his mother, aged 67 years, who is not dependent on him. He incurred medical expenditure of 20,000 on his father, aged 71 years, who is not covered under Mediclaim policy. ठीक है? His father is also not dependent on him. He contributed 6,000 to central government health scheme during the year. Compute the deduction under section 80D. चलो कैलकुलेट करके देखो कितना मिल रहा है मैक्सिमम 80D के अंदर।
हो गया? कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स का अपन ने मैक्सिमम 50 लिया दोनों का मिलाकर, और सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपन? 25,000। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंट कर लेना वही टेबल के फॉर्म में। एक कॉलम सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए बना लेना, एक कॉलम बना लेना पेरेंट्स के लिए। ठीक है, समझ गए हो? चलो देखते हैं। एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, 80U। देखो 80, हाँ हाँ डिसेबिलिटी वाला 80U कौन से पेज में दिया है? एंड में होगा आई थिंक। 80G क्या? अरे बहुत डिडक्शन है। 80U आई थिंक एंड में होगा। सिक्स पॉइंट 76 में। ठीक है, देखो डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, है ना? Section 80U harmonizes the criteria of defining disability as existing under income tax rules with the criteria prescribed under the Persons Disability Act 1995। ठीक है, मतलब वहां पे जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स रूल में उन्होंने डिसेबिलिटी की क्या ली हुई है डेफिनेशन। Eligible assessee, this section is applicable to a resident individual who at any time during the previous year is certified by the medical authority to be a person with disability. ठीक है, benefit of deduction under this section is also available to persons suffering from autism या cerebral palsy या multiple disabilities। ये सब disabilities का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन को disability बस याद रखनी है। ठीक है, क्या होता है? एक नॉर्मल डिसेबिलिटी और एक सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी होता है कि 80% और मोर डिसेबिलिटी है, वो एक सर्टिफिकेट मिलता है कि कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है। ठीक है, वो अगर 80% या उससे ज्यादा है तो सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, पर्सन तो डिडक्शन मिलता है 75,000 का विद पर्सन विद डिसेबिलिटी को, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो 1,25,000 का क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं करना है, बस क्योंकि वो पर्सन डिसेबल है इसीलिए उसको क्या मिल रहा है? डिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? कंडीशन, assessee claiming a deduction under this section shall furnish a copy of certificate issued by the medical authority, जिससे इनकम टैक्स वालों को पता चलेगा कि एक्चुअली में डिसेबिलिटी है। ठीक है, where the condition of disability require reassessment, है ना? मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट में ही वो लोग लिख देते हैं कि कुछ सालों बाद उसको रीअसेस करना पड़ेगा। कुछ कुछ डिसेबिलिटीज है जो ठीक हो जाती हैं, तो कुछ सालों बाद क्या करना पड़ेगा? उसको रीअसेस करना पड़ेगा। तो रीअसेसमेंट का अगर लिखा हुआ है, ठीक है, a fresh certificate from the medical authority shall have to be obtained after the expiry of the period mentioned on the original certificate। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सिंपल है, तो बहुत छोटा सा है, इतना कुछ याद नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतनी सी बात लिखो। 80U डालो हेडिंग, 80U deduction to individual with disability।
विथ डिसेबिलिटी, है ना। एलिजिबल एसएससी लिखो, इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन हेडिंग डाल के लिखो उसके अंदर। अमाउंट ऑफ डिडक्शन के अंदर दो बुलेट पॉइंट्स बना लो, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी डैश करके लिखो ₹75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी लिखो, सीवियर डिसेबिलिटी, बस छोड़ ही देना। सीवियर डिसेबिलिटी लिखो, ब्रैकेट में लिखो 80% और मोर डिसेबिलिटी, 80% और मोर डिसेबिलिटी, डैश करके अमाउंट लिख लो, कितना है, 1,25,000, ठीक है। अब तुम लोग को मैं एक होमवर्क देती हूँ, तुम लोग 80DD रीड करके आओ और खुद से इंटरप्रेट करके मुझे कल समझाओगे, ठीक है। फिर मैं तुम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगी उसके, 80DD, ठीक है। कल मॉर्निंग में अपन अकाउंट्स की क्लास लगाएंगे 7:30, ठीक है।